नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसमें गांधी जी को पूर्ण स्वराज के लिए अहिंसात्मक संघर्ष का विकल्प चुनने का तरीका प्रदान किया। यह तय किया गया कि क्या 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता की घोषणा की जाए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा स्वतंत्रता की शपथ ली जाएगी। इसी तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू होना था। इसे स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। गांधी जी अब भी अपने कार्यक्रम की योजना के बारे में निश्चित नहीं थे। आंदोलन शुरू करने से पहले एक बार फिर उन्होंने सरकार से समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने प्रशासनिक सुधार के लिए 11 सूत्र पेश किए और कहा कि यदि लॉर्ड इरविन उन्हें स्वीकार कर लेंगे तो संघर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें कुछ महत्वपूर्ण मांगें थी। पहली, रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलोंग 4 पेंस की जाए। भूमि लगान में 50% कमी कर दी जाए और इसे विधायी नियंत्रण का विषय बनाया जाए। नमक कर और सरकार का नमक कर एकाधिकार समाप्त किया जाए। सर्वोच्च श्रेणी की सेवाओं का वेतन घटाकर आधा किया जाए। सेना खर्च में 50% की कमी की जाए। भारतीय कपड़ा उद्योग और जहाजरानी उद्योग को संरक्षण दिया जाए। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। अनेकों बार यह मांग पूर्ण स्वराज्य से पीछे हट जाना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि हमारी राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की सूची बनाने का क्या अर्थ था, जबकि हम स्वतंत्रता के संबंध में बात कर रहे थे। गांधी जी ने जब इस शब्द का प्रयोग किया तो क्या उन्होंने इसका वही अर्थ लगाया जो हम लगा रहे थे, या फिर हम लोग कोई भिन्न भाषा बोल रहे थे? गांधी जी के प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। गांधी जी अभी भी अनिश्चित थे। उन्होंने वायसराय को लिखा, किंतु यदि आपके पास इन बुराइयों से निपटने का कोई उपाय नहीं है और मेरे पत्र का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आश्रम के सहयोगियों के साथ नमक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मुझे कार्रवाई करनी होगी। मैं इस कर को गरीब आदमी के दृष्टिकोण से सभी को प्रभावित करने वाला मानता हूँ। वायसरॉय ने गांधी जी को एक संक्षिप्त उत्तर दिया जिसमें उन्होंने खेद प्रकट किया कि गांधी ऐसा मार्ग अपना रहे हैं जिससे स्पष्टतः कानून का उल्लंघन होगा और जो सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है। गांधी जी ने अपने प्रति उत्तर में कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला। अंग्रेजी राष्ट्र सिर्फ बल प्रयोग का जवाब देता है और मैं वायसराय के जवाब से चकित नहीं हूँ। गांधी जी ने निर्णय लिया कि 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। वहां गांधी जी और उनके अनुयायियों ने समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था: हर जगह नमक कानून को उल्लंघन किया जाना, विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़ना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा देना चाहिए, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए। शुरू में केंद्रीय मुद्दे के रूप में नया नमक का चयन उलझन पैदा करने वाला था। शीघ्र ही घटनाओं ने इस चयन के व्यापक प्रभाव को उजागर किया। बाद में इरविन ने गांधी जी से सहमति प्रकट की कि आपने नमक के मसले पर एक अच्छी नीति तैयार की। नमक गरीब ग्रामीणों की एक ठोस और सर्वव्यापक शिकायत थी, जो अपने आप में इस मायने में लाजवाब थी कि उसमें सामाजिक फूट का कोई आशय ना था। खान पान की आदतों के संबंध में नमक से लोगों का रोजमर्रा का वास्ता था। इसके साथ विश्वास, मेहमान नवाजी, पारस्परिक कर्तव्य के आशय भी जुड़े हुए थे। इस अर्थ में वह दूरगामी भावात्मक तत्व रखता था। इसके अतिरिक्त नमक कानून तोड़ने का अर्थ सरकार के उस दावे को ठुकराता था जो मानता था कि जनता की निष्ठा उसके साथ है। तटीय इलाकों में जहां पिछली शताब्दी से ब्रिटिश आयात ने स्वदेशी नमक उत्पादन को नष्ट कर दिया था, अवैध नमक के निर्माण से लोगों को मामूली आमदनी मिल सकती थी जो महत्वहीन नहीं थी।
नमक निर्माण भी खादी की तरह ही रचनात्मक कार्यों के गांधीवादी तरीकों का एक हिस्सा बन गया। गांधी के प्रभाव वाले ग्रामीण क्षेत्रों ने हर जगह नमक सत्याग्रह के लिए पहले स्वयंसेवक उपलब्ध कराए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दांडी मार्च और उसके बाद नमक कानून के देशव्यापी उल्लंघन ने अहिंसात्मक जनसंघर्ष की शक्ति का अत्यधिक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सरकार के संपूर्ण नैतिक अधिकार और उसकी अपने आप को गरीबों का माँ बाप कहने वाली पैतृक छवि नष्ट हो रही थी। नवंबर 1930 में मिदनापुर के एक अतिरिक्त जिला अधिकारी ने लिखा कि अब वृद्ध और बुजुर्ग गांव वाले भी ढिठई से बात करने थे। एक साधारण किसान एकदम पालथी मारकर बैठ गया और व्यंग से हंसते हुए बोला कि हम जानते हैं कि सरकार कितनी शक्तिशाली है। आंदोलन का प्रसार। पुलिस और निम्न स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के सामाजिक बहिष्कार से अनेकों इस्तीफे दिए गए। अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से चलाया गया दमन चक्र इस बात का प्रतीक था कि अंग्रेज खतरे की गंभीरता को अच्छी तरह समझ गए थे। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा, सत्याग्रहियों को निर्दयता से मारा पीटा गया जबकि उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया, किंतु निहत्थे मुकाबला न करने वाले सत्याग्रहियों द्वारा घृणित यंत्रणा को झेलने के दृश्य ने जिस तरह से स्थानीय सहानुभूति और आदर को जागृत किया, उस तरह अन्य कोई कर नहीं पाता। नृशंस दमन ने पुलिस और स्थानीय अफसरों द्वारा दिए गए छोटे मोटे अत्याचारों के अनेकों मामलों की याद को जगा दिया, जिससे पूरे देश का संघर्ष गांव वालों के दिन प्रतिदिन के जीवंत अनुभवों से जुड़ गया। यहाँ सहानुभूति शीघ्र ही सहभागिता में बदल गई, जिसने आंदोलन को अब तक के कांग्रेस संगठन और प्रचार के सीधे प्रभाव की संकीर्ण सीमा से कहीं अधिक फैला दिया था। जब नमक सत्याग्रह अपनी चरम सीमा पर था, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाहर या इसकी सीमाओं का अतिक्रमण करने वाली 3 प्रमुख विस्फोटक घटनाओं के कारण अंग्रेज चौकन्ने हो गए थे। 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के क्रांतिकारियों ने चिटगांव शस्त्रागार पर कब्जा करा और 22 अप्रैल को जलालाबाद की पहाड़ियों पर जमकर लड़ाई करके आतंकवादी आंदोलन के इतिहास में अत्यधिक शक्तिशाली और वीरोचित युग का शुभारंभ किया। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद 1930 में 56 घटनाओं के साथ के दशक की 47 घटनाओं की तुलना में समूचे सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ चला। चिटगांव घटना के नेता सूर्य सेन 1933 तक गांव में भूमिगत रहने में सफल हुए और वहां किसानों की सहानुभूति का एक नया रूप देखने को मिला। दूसरा, पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खान का गिरफ्तारी ने एक व्यापक लहर फैलाई और गढ़वाल राइफल की टोली ने मुसलमान भीड़ का सामना करते हुए हिंदू सिपाहियों ने गोली चलाने से मना कर दिया। यह देशभक्तिपूर्ण आत्म बलिदान, अहिंसा और सांप्रदायिक एकता की एक ऐसा मिसाल है जो अच्छी तरह याद रखने के काबिल है। तीसरा, महाराष्ट्र के औद्योगिक शहर शोलापुर में मई 1930 के शुरू में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल हुई। शराब की दुकानों, पुलिस चौकियों और सरकारी भवनों पर हमले हुए, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए समानांतर सरकार जैसी स्थिति भी रही। मानसून के आने से गैरकानूनी नमक बनना मुश्किल हो गया और कांग्रेस ने जनसंघर्ष के अन्य तरीकों को अपनाया। इन सब तरीकों की यही विशेषता रही कि सामाजिक रूप से एक को दूसरे से जोड़ने वाले मुद्दों को सावधानी से चुना गया और अनेक प्रकार की लोकप्रिय गतिविधियों के द्वारा उन्हें व्यापक बनाया तथा उन्हें नया रूप प्रदान किया गया। मई 1930 में कार्यकारिणी समिति ने रैयतवाड़ी इलाकों में भूमि करबंदी, जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी का समर्थन किया। समिति ने गरीब किसानों के मुफ्त चारे, लकड़ी और अन्य जंगल उत्पादों के वर्षों पुराने अधिकार पर रोक लगाने वाले वन कानूनों के शांतिपूर्ण उल्लंघन के लिए वन सत्याग्रह की स्वीकृति दी। सरकार ने बड़े पैमाने पर संपत्ति जब्त करके इन करबंदी आंदोलनों को दबाया। फिर भी हजारों किसान से अपनी बात पर अड़े रहे और कई बार भारी संख्या में आपस में रियासतों में चले गए। इस प्रकार विभिन्न समुदायों की जो इसके लिए प्रतिक्रिया थी वो इस प्रकार थी। असहयोग आंदोलन की तुलना में 1930 में शहरी बुद्धिजीवियों का समर्थन गांधीवादी राष्ट्रवाद को कम था। इसी तरह वकीलों के वकालत छोड़ने या विद्यार्थियों के सरकारी संस्थानों को छोड़ राष्ट्रीय विद्यालयों में दाखिले लेने की घटनाएं कम थी। बंगाल में जुझारू शिक्षित युवा क्रांतिकारी आतंकवाद से अधिक आकर्षित होने की ओर प्रवृत्त था। उत्तर भारत के शहरों में थोड़े समय के लिए भगत सिंह की लोकप्रियता स्वयं गांधी जी के बराबर थी। 1919 से 22 की तुलना में राष्ट्रवाद का सबसे अधिक प्रत्यक्ष कमजोर पक्ष था मुसलमानों की हिस्सेदारी, जो बादशाह खान के नेतृत्व वाली
उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के खुदाई खिदमतगारों का संगठन और दिल्ली जैसी जगहों को छोड़कर समग्र रूप में कम रही। उदाहरण के लिए इलाहाबाद में 1930 और 1933 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन के 679 कैदियों में से सिर्फ 9 ही मुसलमान थे। मई और जुलाई 1930 में ढाका शहर और किशोरगंज गांव में सामाजिक असंतोष सांप्रदायिक में बदल गया और मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के ठीक बाद कानपुर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी रही। अनेक क्षेत्रीय अध्ययनों के फलस्वरूप रोचक विभिन्नताएं दिखी। गुजरात, खासकर खेड़ा जिला, सूरत का बारदोली तालुका, अहमदाबाद और बम्बई शहर का गुजराती व्यापारिक और व्यावसायिक समुदाय ये ऐसे क्षेत्र थे जो गांधीवादी सत्याग्रह के माध्यम से संयत और संगठित किए गए थे। गांधी जी की नीतियां खेड़ा और बारदोली के पट्टीदार जैसे किसानों के हितों के साथ मेल खाती थी, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थी। ये ऐसे क्षेत्र थे जहां बड़ी जमींदारी के न होने से लगान कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस संगठन कमज़ोर था या जहां जमींदार किसान का अंदरूनी विभाजन काफ़ी तीव्र था, ग्रामीण आंदोलन वहां अधिक आबादगदी से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। किसानों में जिनमें खासी संख्या मुसलमानों की थी, जो सविनय अवज्ञा से या तो अलग थे या उसके विरोधी थे। प्रजा आंदोलन उभर रहा था। एक जिले तपेरा में जहां मुसलमानों का बहुमत था, कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि सुधार को राष्ट्रवाद से इस तरीके से जोड़ रहे थे कि इसे सरकारी अधिकारियों और स्थानीय हिंदू जमींदारों द्वारा घोर वॉल्शेविक आंदोलन घोषित किया गया था। धन्यवाद।